Hello everyone, we are going to start the revision of chapter number 11 और रिवीजन हम कहां से करने वाले हैं? जी हां, प्रैक्टिस मैनुअल का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस मैनुअल सेक्शन बी और सेक्शन सी। टोटल अगर हम इस चैप्टर में देखें ट्रांसपोर्टेशन में, तो टोटल 17 सेक्शन बी में क्वेश्चंस हैं एंड 4 क्वेश्चंस आपके सेक्शन सी में, टोटल 21 क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जितनी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज रखो, जितनी ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज होंगे, नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, राइट। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे पूछने वाले हैं अपने इसी वीडियोस के थ्रू। नंबर सेकंड कि आप मैक्सिमम वैरायटी जरूर देख लें, वैरायटी जरूर देख लें क्वेश्चन की। नंबर थर्ड इज योर प्रैक्टिस, नंबर थर्ड इज योर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और टाइमली मैनर में। 3 घंटे में पेपर बच्चों से कंप्लीट नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमें क्या करना है, वैरायटी हम लोग यहां से कवर अप कर लेंगे। फोर्थ आपका क्या, फोर्थ रहता है आपका, रहता है टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज क्या करने वाले हैं, सेकंड पॉइंट तो हम कवर अप कर लेंगे, बात समझना। सेकंड पॉइंट हम लोग कवर अप कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपको कवर अप करना है, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर किसी टॉपिक में आपको नहीं है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लगता है, तो वो आप हमसे जरूर पूछेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्या करूंगा, देखना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ट्रांसपोर्टेशन में 21 क्वेश्चंस हैं, 21 क्वेश्चंस के थ्रू हम वैरायटी कवर अप कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मार्क करके दूंगा अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस, 5 to 7 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आपको मार्क करके दूंगा कि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप किस तरीके से करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए आप टाइम सेट करोगे 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में आप उस क्वेश्चन को पूरा पूरा कंप्लीट कर लोगे और कोशिश करोगे कि उससे भी कम टाइम लगाओ उसे सॉल्व करने में, राइट। तो 5 to 7 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद टेस्ट आपका जरूरी है। टेस्ट आप चैप्टर वाइज ना दो तो भी चलेगा, मगर 3 आवर्स 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर वो आपको जरूर देना है, जिससे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स का पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट कर सको। आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आपका पेपर छूट गया, आता सब कुछ था लेकिन पेपर छूट गया। तो आप वैरायटी मेरे साथ कवर अप करने वाले हो। प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बताऊंगा किन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर किसी टॉपिक में आपको नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि किसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियोस आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी वर्किंग चलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेक्शन बी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन बी में हमें क्या, हाँ जी, तो चलो जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टोटल 21 क्वेश्चंस देखने हैं। सेक्शन बी में हमारे टोटल 17 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है, वो सेक्शन बी में हमारा पहला क्वेश्चन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहला मिस्टेक क्या, सबसे पहला मिस्टेक ये कि इस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स में कॉस्ट दिया हुआ है, मैट्रिक्स में कॉस्ट दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और क्वेश्चन में कहता है कि आपको टोटल कॉस्ट ये मिनिमाइजेशन करके बताना है, टोटल कॉस्ट विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो स्टूडेंट कैन मेक अ मिस्टेक। स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं, मिस्टेक नंबर 1 इज दैट कि they can proceed only with the transportation cost and ignoring the production cost। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कहता है, let's see what question says। The product is manufactured by 4 factories A, B, C, D. The unit production cost 2 rupees, 3 rupees, 1 rupees, 5 rupees respectively. The daily production capacity 50, 70, 30, 50 units respectively. These factories supplies the product to 4 stores P, Q, R, S. The demand made by these stores are 25, 35, 105, 20 units. Transportation cost in rupees from each factory to each store is given in the following table, right? तो ये आपके स्टोर्स दिए हुए, फैक्ट्रीज दिए हुए हैं एंड ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और डिटरमाइन करना द एक्सटेंट ऑफ द डिलीवरीज फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच ऑफ द स्टोर सो दैट द टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड है।
तो यहां पे जो आप टेबल रिवाइज मैट्रिक्स पेपर प्रिपेयर करोगे उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करने के बाद ही आप उसे प्रोसीड करोगे, राइट। एग्जाम में अगर आपने ये पॉइंट इग्नोर किया तो होगा क्या कि आपका पूरा टाइम भी जाएगा, और अगर ये गलती आपको बीच में जाके पता चलती है, पता ही नहीं चलती, तो इसका कोई फायदा नहीं है। पूरा टाइम लग गया लेकिन मार्क्स आपने मिलने नहीं है। तो आपने टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लेके चलना है, टोटल कॉस्ट जहां पे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों को ही ऐड करके चलना है, ठीक है। नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, जब भी ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको स्टेजेस चेक करने होते हैं कि क्वेश्चन मुझे किस स्टेज पे दिया हुआ है, और मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनल स्टेज पर दे दिया है या उसके एलोकेशंस दिए हुए हैं और उस सपोज इट इज गिवन ऑन स्टेज नंबर सेकंड और वो स्टेज 1 की रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रहा है, मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन तो नहीं पूछ रहा आपसे, या फिर आपसे ऐसा तो नहीं कह रहा कि स्टेज नंबर 1 पे दिया हुआ है या बेसिक कैलकुलेशंस आपको करनी है सिर्फ, उसके बाद उसे फर्दर प्रोसीड तो नहीं करना। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए। सो लेट्स सी कि ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम में आपको किन स्टेजेस को जरूरी है समझना। तो हमने अपने नोट्स में अपने वर्किंग में क्या करा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किए हुए हैं। ये नोट्स आप प्लीज जरूर रेफर करना, ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल में जाकर आप AMA ओल्ड कोर्स पे जितने भी आपके नोट्स हैं वो सब आप वहां पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो एंजॉय द मैक्सिमम बेनिफिट। तो यहां पे आप देखना, यहां पे स्टेज नंबर 1 में आपने क्या करना होता है, प्रीलिमिनरी चेक करना होता है। प्रीलिमिनरी चेक में आप सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करते हो सबसे पहला कि नेचर ऑफ डाटा बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप चेक करते हो आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है गिवन है क्वेश्चन में तो उसे आपको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, राइट। कैसे किया जाता है आई होप सो आप लोगों को पता है ये चीज। अगर नहीं पता किसी को या कोई चाहता है कि किसी पॉइंट पे मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूं किसी कॉन्सेप्ट पे, या एक ऐसा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूं जिसमें आपका 80 to 90% आपके ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स जो वर्किंग है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, यूआई वीजेज, मोस्टली बच्चों को यूआई वीजे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर डेल्टा आईजे कैसे लूप बनाया जाता है या कैसे उसे इंप्रूवमेंट किया जाता है, कैसे क्वांटिटी शिफ्ट किए जाते हैं। ये अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, इस वीडियो में नीचे जाके आपने अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब जरूर करना है। आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करोगे कि सर आप प्लीज हमें इस पार्ट पे कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दो, कॉन्सेप्ट वीडियोस प्रोवाइड कर दो। तो आई विल बी प्रोवाइडिंग अ वीडियो ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स, उस क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों को जरूर जरूर से वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्टेज नंबर फर्स्ट है। स्टेज नंबर फर्स्ट, तो मैं प्रॉब्लम बात कर रहा था आप लोग के मिस्टेक की। तो इस मिस्टेक आप यहां पे और क्या करोगे कि आप इसे बैलेंस्ड चेक करोगे कि नहीं करोगे। ये एक सिचुएशन है, कई स्टूडेंट्स स्टार्ट कर देते हैं वर्किंग, उसके बाद वो जब वो एलोकेशंस कर रहे होते हैं तब उन्हें याद आता है कि यार हमने तो बैलेंस किया ही नहीं, और वो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन के सबसे पहले 2 प्रीलिमिनरी चेक, दूसरा पहला प्रीलिमिनरी चेक आपका बैलेंस, नेचर ऑफ डाटा शुड बी बैलेंस, दैट इज डिमांड अवेलेबिलिटी शुड बी इक्वल्स। अगर इक्वल नहीं है तो आपको पता है कि आप डमी इंट्रोड्यूस करोगे, कॉस्ट मैट्रिक्स सारे जीरो रखोगे अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड कि हमें कुछ पेनल्टी कॉस्ट तो नहीं रखनी, ठीक है। तो आपका क्या, आपको काम क्या है, बैलेंस। दूसरा आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव आपको चेक करना है, ठीक है। ये आपका प्रीलिमिनरी स्टेज फर्स्ट है। स्टेज नंबर सेकंड में आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस या एलोकेशंस करने होते हैं। एलोकेशंस के 3 मेथड हैं, एलोकेशंस करने के 3 मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा मेथड लगाना है। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं कहा लेकिन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया है आपको, ठीक है। तो आपने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, मेथड फॉर एलोकेशन, मेथड फॉर एलोकेशन आप कौन सा यूज करोगे, वैम, ठीक है। ये आपको करना है। तो आप यहां पर देखना, आपने सबसे पहले इसे टोटल कॉस्ट पे ले लिया, देन यहां पे आपने देखा कि सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है, तो सप्लाई डिमांड इक्वल नहीं है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, डमी इंट्रोड्यूस कर दिया। आपने क्या करा, डमी इंट्रोड्यूस कर दिया,
डमी इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, नाउ अप्लाइंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ही मेंशन किया आपने, कॉस्ट डिफरेंसेस निकाले, कॉस्ट डिफरेंसेस निकालने के बाद आप क्या करते हो, कॉस्ट डिफरेंसेस निकालने के बाद आप एलोकेशंस करते हो, हर एक रो हर एक कॉलम का कॉस्ट डिफरेंस निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, लीस्ट कॉस्ट माइनस नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट, और सिर्फ ये डिफरेंस होता है, जो सभी रो और सभी कॉलम का हाईएस्ट कॉस्ट डिफरेंस होता है वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट होता है, और उस रो या कॉलम जो सेलेक्ट हुआ है उसमें से आपका लीस्ट कॉस्ट कौन सा है वहां पे एलोकेशन किया जाता है। इन केस अगर टाई होता है तो आप लीस्ट कॉस्ट सेलेक्ट करते हो और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस किया जा सके वो सेल सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखना ये आपका 8 एंड 8 ये हाईएस्ट है, बट यहाँ पे टाई था तो हमने इसे चूज किया, यहाँ पे 0 पे हमने रैंडम बेसिस पे यहाँ पे एलोकेशन कर दिया, विच एवर इज लेस एलोकेशन कर दिया। इस तरह से हम एलोकेशन हर एक सेल पे करते जाते हैं। ठीक है, इनिशियल एलोकेशंस के बाद क्या करोगे, स्टेज नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। आप अगर देखो हमारे नोट्स में तो हमने क्या करना है, स्टेज नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर फर्स्ट, स्टेज नंबर सेकंड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड स्टेज नंबर थर्ड इज आर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। दो कंडीशंस कौन कौन सी चेक करनी पड़ेंगी, सबसे पहले यहाँ पे m+n-1 शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। अगर इक्वल नहीं होता है तो ये इसका मतलब है डीजेनरेसी का सिचुएशन, और डीजेनरेसी के सिचुएशन को कैसे रिमूव किया जाता है वो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि कोई भी लूप ना बनाया जा सके, दैट इज इट शुड बी इंडिपेंडेंट सेल। कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेल होना चाहिए, कोई भी लूप ना बनाया जा सके। तो ये दोनों ही कंडीशंस आप अगर देखो तो दोनों ही कंडीशंस पूरे होंगे। यहाँ पे आपने यहाँ पे ये दोनों कंडीशन चेक करने हैं। ठीक है, स्टेज में यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेज नंबर 1 पे आपने क्या करना है, प्रिलिमिनरी चेक करना है। क्या करना है, चेक करने हैं दो कंडीशन। स्टेज नंबर 2 पे क्या करना है, स्टेज नंबर सेकंड पे IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जहां पे कि आप एलोकेशंस करते हो। स्टेज नंबर थर्ड पे आप क्या करते हो, स्टेज नंबर थर्ड पे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करते हो, लेकिन उससे आप सबसे पहले कंडीशंस देखोगे। दो कंडीशंस होते हैं आपके, टू कंडीशंस आप ये चेक करोगे। फिर इसे चेक करने के बाद अगर दोनों कंडीशंस आपके मीट हो रहे हैं तभी आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हो। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आप टेबल फॉर एलोकेटेड सेल, टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल। टेबल फॉर एलोकेटेड सेल में आप CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ यूज करते हो। CIJ प्लस UI प्लस VJ आप देखो अगर आप यहाँ पे तो टेबल फॉर मैट्रिक्स फॉर एलोकेटेड सेल के लिए आपने बनाया UI प्लस VJ। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, UI VJ कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंडीशन CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। मगर सबसे पहले किसी एक UI या VJ को आपको 0 एज्यूम करना होता है। वो 0 कहाँ पे एज्यूम किया जाता है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगे। ठीक है, वो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस काउंट करोगे। कैसे काउंट करोगे, यहाँ पे देखना 3 1 1 3। तो आप या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी UI, यहाँ पे ये दोनों UI या तो आप 0 एज्यूम कर सकते हो, दोनों नहीं सिर्फ एक UI एज्यूम करना है 0, कोई भी एक आइदर UI या VJ आप एज्यूम करोगे 0। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कंडीशन यूज करोगे CIJ इज इक्वल्स टू UI प्लस VJ। सर हमें CIJ UI प्लस VJ इसे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप लोग जरूर, अगर किसी भी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है जिसे UI प्लस VJ की कैलकुलेशन नहीं आती, करनी नहीं आती, या समझते हैं बार बार मगर आगे जाके भूल जाते हैं, तो आप प्लीज जरूर मेंशन करना, अपनी प्रॉब्लम जरूर बताना नीचे इस वीडियो में, जरूर आप मेंशन करना। इस पे सेपरेटली आप लोगों को वीडियोस में डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहां तक का काम करने के बाद, एलोकेटेड सेल का काम करने के बाद आप टेबल बनाते हो फॉर अनएलोकेटेड सेल। टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल बनाने के लिए आप क्या करते हो, डेल्टा IJ इज इक्वल्स टू CIJ इज माइनस UI प्लस VJ। ठीक है, ये कैलकुलेशन किया जाता है अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। अनएलोकेटेड सेल्स कौन से हैं, अनएलोकेटेड सेल्स जैसे ये हैं हमारे, इन सभी के लिए आप क्या करते हो, आप ये कंडीशन यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हो। और जब अगर आपका वैल्यू डेल्टा IJ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा तो इसका मतलब आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट करना पड़ता है। यूनिक सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये कि 0 कोई भी ना आए, मतलब पॉजिटिव तो हो लेकिन 0 ना हो। अगर डेल्टा IJ की कोई भी 0 एक 0 होगा तो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एक से ज्यादा होंगे तो उतने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसे आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर नोट में आप यहाँ पर ये देखना पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, और उसके बाद यहाँ पे एक कंक्लूजन दिया हुआ है। ये कंक्लूजन जरूर आप देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये नोट्स। देन
इसके बाद हमें करना क्या होता है, व्हेन वी अराइव एट दिस, इस पर हम अराइव हो गए तो उसके बाद हमें इस तरह का एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है जहां बताना पड़ता है कि हम इस फैक्ट्री से इस स्टोर तक पहुंचाएंगे, कितनी क्वांटिटी पहुंचाएंगे, कितना कॉस्ट पहुंचाएंगे और उसका टोटल वैल्यू क्या होगा, राइट। तो इस तरह से हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और आप देखो तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आता है। ये एक सिंपल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जहां पे आप ये इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका a compressed natural gas CNG company has 3 plants producing gas and 4 outlets. The cost of transporting gas from different production plant to outlet production capacity of each plant and requirement in different outlet is showing in the following cost matrix table. तो यहाँ पे आपको देखना, आपको दिया हुआ है और अगर मैं यहाँ इस टेबल में देखूँ तो ये मेरे कॉस्ट दिए हुए हैं और ये कैपेसिटी और ये कॉस्ट इन द मैट्रिक्स इज गिवन इन 1000 रुपीज। तो आप यहाँ पर प्लीज अपना मिस्टेक लिख लेना। मिस्टेक क्या कर सकते हो, मिस्टेक ये कर सकते हो कि जब आप फाइनल टेबल बना रहे होगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये टेबल बनाया था, तो ये टेबल बनाते वक्त ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज शुड बी इन 1000 रुपीज। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूं। किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूं कि ये जो आप प्रिपेयर करोगे इट शुड बी इन 1000। तो आप जो टेबल फाइनल कॉस्ट बनाओगे, फाइनल टेबल फॉर मिनिमम कॉस्ट इट शुड बी इन 1000। अगर नहीं बनाते हो तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। चलो अच्छी बात है। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि आप नेचर ऑफ डाटा बैलेंस जरूर चेक करोगे, क्या बैलेंस्ड है। जी हाँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट दोनों इक्वल हैं, तो ये आपका बैलेंस्ड है, ठीक है, ये आपका बैलेंस्ड है। क्या आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है? यस, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल सो द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइज्ड, वेरी गुड। इसके बाद आप मेथड कौन सा यूज करोगे? मेथड यूज करोगे, वेम यूज करोगे। वेम मेथड आपको अगर सीखना है, अगर आप चाहते हो कि सर इसके लिए भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दो जिससे कि हम बहुत इजी मैनर में समझ जाएं कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में कैसे हम कैलकुलेशन करें बिना गलती किए हुए और हमें हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहे, तो आप प्लीज जरूर मेंशन करना अपने कमेंट्स में। आप लोगों को डेफिनेटली एक वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पे भी मैं वीडियो जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। देन फिफ्थ, इसके बाद आपको करना क्या है? वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आप लोगों को आना चाहिए। देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? इसके बाद आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करना है क्या? हाँ, क्योंकि इन्होंने कहा है ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बनाने के लिए। तो सेकंड स्टेज तक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करना है। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आप क्या करोगे? ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आप एक देखोगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज 6 एंड द रो इज 3, column is 4, that is 7 minus 1 is equals to 6 and that is equals to number of allocation, that is 6. So total 6 column 6 allocations, that is 6 number of m plus n minus 1 and is equals to number of allocations है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। लूप नहीं बनाया जा सकता, कहीं से भी लूप नहीं बनाया जा सकता, इंडिपेंडेंट सेल है, तो इसका मतलब हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑप्टिमिलिटी कंडीशंस आपने ये चेक किए, 2 कंडीशंस। देन दोनों कंडीशन के बाद आप क्या करोगे? टेबल फॉर एलोकेटेड सेल्स बनाओगे। टेबल फॉर एलोकेटेड सेल्स टेबल बनाने के लिए Cij इज इक्वल्स टू ui प्लस वीजे आप करते हो। ui vj आप कैसे कैलकुलेट करते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन जिस रो में या जिस कॉलम में है वहां पे आइदर ui या vj किसी एक को 0 एज्यूम कर लो। फिर आप इस कंडीशन से Cij क्या है आपका? Cij ये है, Cij इज दिस, राइट। तो आप Cij पता है आपको, ui अगर किसी एक का पता है, उसी रो का उसी कॉलम का आप हर एक ui हर एक vj कैलकुलेट कर लो, फिर उससे एस्टेब्लिश कर लो रिलेशन, और उसके बाद बाकी के सारे ui vjs आपके कैलकुलेट हो जाने चाहिए। इन केस अगर नहीं हो पाते हैं तो इसका मतलब ये कि डीजेनरेसी की सिचुएशन थी और वो आपने इग्नोर कर दिया। ये 2 कंडीशंस आपने चेक नहीं कर पाए, आप चेक नहीं कर पाए, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल बनाओगे। टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल्स बनाओगे।
उसके लिए डेल्टा आई जे इज इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ये कैलकुलेट करोगे। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इट शुड बी, कंडीशन क्या है हमारा कि ये ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, यानी पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। सारे के सारे पॉजिटिव हैं, कोई भी जीरो नहीं है, दैट इज 1 2 3 इस तरह से आपके सी आई डेल्टा आई जे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होने के साथ साथ यूनिक भी है। लेकिन अगर डेल्टा आई जे आपका नेगेटिव आता है, सॉरी जीरो आता है, तो इसका मतलब ये कि ये ऑप्टिमम तो है लेकिन यूनिक नहीं है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, आपको पता है कि आप लूप क्रिएट करते हो लेकिन उसकी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक नहीं करते हो, यानी स्टेज नंबर 3 रिपीट नहीं करते हो, जस्ट आप एलोकेशंस स्विच करते हो और उसके बाद उसका कॉस्ट टेबल बनाते हो। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कॉस्ट टेबल बनाना है। क्या करना है, कॉस्ट टेबल, दैट इज 7th नंबर पे हमें ये कॉस्ट टेबल प्रिपेयर करना है, राइट। तो ये दो क्वेश्चन बिल्कुल, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन हाँ बेसिक क्वेश्चंस में भी बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जरूर होती होगी कि यूआई वीजे कैलकुलेशन, वेम मेथड या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप प्लीज मेरे साथ डिस्कस जरूर करना। प्रॉब्लम नंबर थर्ड आप अगर एग्जाम में अप्रोच करते हो या आप रिवाइज कर रहे हो तो आप इसे कैसे रिवाइज करोगे, देखना। क्वेश्चन हम आप रीडिंग करना, सपोज करना कि आप ये सब सारी चीजें कर चुके हो, मैं यही मान रहा हूं कि आप ये सारी चीजें कर चुके हो। अब आप इसे अप्रोच कैसे करोगे, 1 सवा 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आप कैसे पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे और बेटर तरीके से आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो आप देखना यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड ए बी सी और डेस्टिनेशन 1 2 3 दिया हुआ है, डिमांड और सप्लाई टू बी एग्जॉस्टेड। अच्छा, सबसे बड़ी बात ध्यान देना, यहाँ पे टोटल नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करोगे, इनका टोटल करोगे। ये 90 100 105 एंड दिस विल बी 95 एंड 50 145, यहाँ पे 145 आता है। तो इसका मतलब ये कि 40 का एक डमी कॉलम डलेगा। क्या डलेगा, डमी, डमी आपका इस साइड को आपको नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे आपको डालना है रो। क्या करना है, आपको रो डालना है, ठीक है। आप यहाँ पे रो डालोगे, डमी रो, एंड विद द कॉस्ट मैट्रिक्स एज, देखना, since there is not enough supply, some of the demand at the 3 destination may not be satisfied. For the unsatisfied demand, let the penalty cost be 1 2 3 for the destination 1 2 3 respectively। यानी इन respectively destination के लिए आप जो रो डालोगे डमी, नॉर्मली जर्नली हम डमी के कॉस्ट मैट्रिक्स को 0 0 0 लेते हैं, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वहां पे पेनल्टी कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अनसेटिस्फाइड डिमांड अगर रह जाता है तो आप क्या करोगे, पेनल्टी के लिए 1 2 एंड 3 रुपीज मेंशन करोगे यहाँ पे डिमांड में, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों अलग है, यहाँ पे पेनल्टी कॉस्ट डमी कॉलम, डमी जो आप रो इंसर्ट करोगे उनके कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है, तो ये इसलिए एक अपने आप में बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है। अच्छा, इसे जब आप प्रोसीड करोगे, फाइनल आंसर में जाओगे, तो क्या वहां पे भी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, जी हाँ वहां पे भी मल्टीप्लाई करोगे। आपकी रिक्वायरमेंट क्या, रिक्वायर्ड फाइंड द ऑप्टिमम एलोकेशंस दैट मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड पेनल्टी कॉस्ट। तो इसका मतलब ये कि जब आप फाइनल टेबल बनाओगे तो वहां पे सेपरेटली शो करोगे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेपरेटली शो करोगे अपनी पेनल्टी कॉस्ट, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों को मिक्सअप मत करना, दोनों को सेपरेट सेपरेट, मतलब एक साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक साथ अपना पेनल्टी कॉस्ट रख लेना, ठीक है। इस तरह से आप इसे करोगे। बाकी ऐसा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे ये बताया गया है कि क्वेश्चन बैलेंस्ड नहीं है, बताया नहीं है, ये खुद आपने देखा, बैलेंस्ड है कि नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, इट इज नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। तो आपको डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और डमी जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, डमी के कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है, it should not be equals to 0, given है 1 2 3 पेनल्टी कॉस्ट है, ठीक है। तो इसके साथ शुरू करोगे। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है, ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन,
देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और आपको पता है कौन सा मेथड यूज करना है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आपने यूज करना है। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर लिया आपने IBFS वेम से, ठीक है। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपने यूज किया और एलोकेशंस आपके आए 1 2 3 4 5 6, 6 एलोकेशंस आपके आ रहे हैं टोटल। नंबर ऑफ रो और कॉलम डमी भी कंसिडर किया जाता है रो और कॉलम में, तो m+n-1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस, बिल्कुल है। ये 7 इज दिस 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड कोई भी, सेकेंड इज व्हाट, कहीं से भी लूप ना बन सके, दैट इज इट शुड बी इंडिपेंडेंट सेल। यहाँ पे आप देखो तो कहीं पे भी लूप नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सेल हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक किया जा सकता है, मतलब ये दो कंडीशंस वेरीफाई करने के बाद आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करोगे। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले एलोकेटेड टेबल बनानी पड़ती है, एलोकेटेड सेल्स, टेबल फॉर एलोकेटेड सेल। और टेबल फॉर एलोकेटेड सेल्स के लिए क्या कंडीशन यूज किया जाता है, CIJ इज इक्वल टू UI + VJ। और UI VJ आप कैसे करते हो, सबसे पहले आइदर UI और VJ आप किसी एक को जीरो एज्यूम करोगे, जीरो एज्यूम करोगे, और वो कहां एज्यूम किया जाएगा, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस होंगे, ठीक है। उसके हेल्प से बाकी के अपने CIJ क्या है मेरा, CIJ ये है, ठीक है। तो बाकी के आप अपने सारे UI और VJ कैलकुलेट कर लोगे। ध्यान रखना UI VJ पूरे पूरे कैलकुलेट हो जाने चाहिए, सारे कैलकुलेट हो जाने चाहिए। अगर इनकेस कैलकुलेशन नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये कि आपका डीजेनरेसी का सिचुएशन था और वो आपने इग्नोर किया है प्रीवियस कंडीशन, इस बात को समझ लेना। देन इसके बाद टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल बनाया जाएगा। टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल बनाया जाएगा। टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल में आप टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल्स और डेल्टा IJ इज इक्वल्स टू CIJ - UI + VJ, ये कर लिया आपने, ठीक है, ये आ गया। देन आप ये चेक करोगे डेल्टा IJ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सारे पॉजिटिव्स हैं तो इसका मतलब ऑप्टिमम। लेकिन अगर कोई भी एक जीरो है, पॉजिटिव हैं सारे, सारे पॉजिटिव्स हैं मगर एक जीरो है तो उसका मतलब एक अल्टरनेटिव, दो जीरो है तो इसका मतलब दो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि अल्टर सॉल्यूशंस पूछ रहा है, एस ब्रैकेट में पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहता, ठीक है। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ सारे पॉजिटिव्स हैं। नाउ फैक्ट्री डेस्टिनेशन यूनिट्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे टाइप, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेनी है, सबसे पहले ही आइडेंटिफाई कर लेनी है, दैट मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन एंड पेनल्टी कॉस्ट। पेनल्टी कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना है, इसलिए आपने सेपरेटली इसे शो किया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का रिविजन। और किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी कैलकुलेशंस आइदर UI VJ समझ में नहीं आ रहा, और या फिर टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल नहीं समझ में आए, डेल्टा IJ की कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, कॉस्ट डिफरेंसेस समझ में नहीं आया, कुछ भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, आपने क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कमेंट जरूर करना है, तो जिससे कि उस क्वेश्चन पे, उस आपके क्वेरीज पे, उस प्रॉब्लम पे डेफिनेटली रिप्लाई किया जा सके। देन इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियल एलोकेशन फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अलोंग विद द यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ईच ओरिजिन टू डेस्टिनेशन इज गिवन बिलो, ठीक है, दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अवेबिलिटी दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। रिक्वायर्ड है अराइव एट द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय द वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड चेक फॉर ऑप्टिमिलिटी। स्टूडेंट में कंसिडर U1 is equals to 0 that at a row 1 for the initial cell evaluation। अब देखना यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती कर सकते हैं, स्टूडेंट ये गलती कर सकते हैं कि मिस्टेक नंबर 1, मैं मिस्टेक्स में बात कर लेता हूँ जनरली, क्या मिस्टेक कर सकते हो आप। ये मिस्टेक ये कर सकते हो कि आप बिल्कुल फर्स्ट स्टेज से काम करना स्टार्ट कर दो, मतलब ये कि आपको एलोकेशंस दिए हुए हैं बट स्टिल आप फिर से एलोकेशंस करना स्टार्ट कर दो। कई स्टूडेंट कर रहा हूँ, मतलब
ये 1 या 2% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, हर एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने रिवाइज किया हुआ है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। मैं जर्नली थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स, अगर 1-2% स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें भी कवर अप करूँ, ऐसा ना हो कि ये जल्दी जल्दी में उन्हें लगे कि हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। तो मिस्टेक आपको ये नहीं करना है कि इसे बिल्कुल स्टार्ट से करना है, आपको एलोकेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की स्टेज समझनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का स्टेज समझने के लिए मैंने आपको 3 स्टेजेस में डिवाइड करके दिया हुआ है। आप देखना स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है स्टेज नंबर 2 तक आपको करके दिया हुआ है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तक कंप्लीट करके दिया हुआ है, और उसके बाद आपको स्टेज नंबर 3 अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेज नंबर 3 अप्लाई करना है। स्टेज नंबर 3 अप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप चेक करोगे क्या आपका, तो इसका मतलब ये मिस्टेक क्या कर सकते हैं, अप्लाइंग, मैं यहां पे लिख देता हूं अप्लाइंग होल प्रोसेस, जबकि without identifying the stage, without identifying the stage of question। आपने क्वेश्चन का स्टेज देखा ही नहीं कि किस स्टेज तक क्वेश्चन आपको करके दिया गया है, आपने डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज से काम करना शुरू कर दिया, जो कि आपके लिए बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने स्टेज आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है मुझे एलोकेशंस नहीं करने, मुझे प्रिलिमिनरी चेक नहीं करना, बैलेंस्ड है कि नहीं है वो चेक नहीं करना, मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है वो चेक नहीं करना, मुझे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं। अब सीधे सीधे ऑप्टिमिटी टेस्ट चेक के लिए बात किया जाएगा। ऑप्टिमिटी टेस्ट चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले 2 कंडीशंस को वेरीफाई करना पड़ता है। पहला आपका कंडीशन क्या है, 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस कौन कौन सी है। पहला कंडीशन m+n-1 शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ठीक है, दैट इज 4 + 5, 4 + 5 - 1, इट शुड बी इक्वल्स टू 8, इट शुड बी इक्वल्स टू 8। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये एलोकेशंस तो 7 है, तो इसका मतलब ये कि ये डीजेनरेसी का सिचुएशन है, डीजेनरेसी। बहुत अच्छी बात है, हमें डीजेनरेसी सीखने को मिलेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, हमें क्या सिखाएगा, डीजेनरेसी कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं डीजेनरेसी क्यों अराइज होती है। डीजेनरेसी इसलिए अराइज होती है, आप देखना जब लास्ट स्टेज पे आप एलोकेशन करते हो तो डिमांड और सप्लाई सिमुलेटेनियसली एग्जॉस्ट होते हैं। इसीलिए आप m+n-1 करते हो, जितने रो और कॉलम हैं उतने एलोकेशंस होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में डिमांड और सप्लाई एक साथ एक ही सेल पे जाके एलोकेट हो जाती है, तो इसका मतलब एक एलोकेशन कम होता है, इसीलिए नंबर ऑफ एलोकेशंस माइनस किया जाता है, m+n में से -1 किया जाता है, जिससे कि वो इक्वल्स टू एलोकेशंस रहे। अगर बीच में ये सिचुएशन कहीं बीच में अराइज होती है, मतलब डिमांड और सप्लाई, लास्ट को छोड़ के डिमांड और सप्लाई बीच में कहीं पे जो हम एलोकेशंस कर रहे होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी, यहाँ पे 7 एलोकेशंस हैं, 7वें एलोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट से लेके 6th एलोकेशंस तक कहीं पे भी अगर नंबर ऑफ जो दैट इज डिमांड और सप्लाई एक साथ सिमुलेटेनियसली अगर एग्जॉस्ट हुए हैं तो एक एलोकेशन आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसी वजह से ये सिचुएशन अराइज होता है, डीजेनरेसी का सिचुएशन अराइज होता है। डीजेनरेसी की सिचुएशन को के अराइज होने के बाद हम करते क्या हैं, ई इंट्रोड्यूस करते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है, ई इज अ वेरी वेरी क्लोज वैल्यू टू द जीरो। अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिटी वैल्यू होती है जिसका वैल्यू 0.0000001, दैट इज व्हाट, मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू से किया जाए तो वेरी क्लोज टू द जीरो आएगा। तो वो ई हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, लीस्ट कॉस्ट इंडिपेंडेंट अनएलोकेटेड सेल। लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मतलब लूप नहीं बनना चाहिए, और अनएलोकेटेड सेल होना चाहिए, वहां पे हमें उसका एलोकेशन करना है। ठीक है, तो डीजेनरेसी है। और दूसरा दूसरा क्या कि यहां से कहीं लूप ना बन सके। आप देखना यहां से कहीं पे भी लूप नहीं बन पा रहा। ठीक है, लूप ठीक है, सेकंड कंडीशन ठीक है, लेकिन ये डीजेनरेसी का सिचुएशन था, तो जब तक हम डीजेनरेसी रिमूव नहीं करेंगे आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो लीस्ट कॉस्ट अनएलोकेटेड मुझे दिखाई दे रहा है 3, मुझे लीस्ट कॉस्ट अनएलोकेटेड दिखाई दे रहा है 3। मैं यहां पे ई इंट्रोड्यूस कर देता हूं, लेकिन ई इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, ई इंट्रोड्यूस करने से ये होगा कि आप देखो तो यहां से लूप बन जाएगा, यहां से
लूप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। डीजेनरेसी ई इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी है LIU, दैट इज लीस्ट इंडिपेंडेंट एंड अनएलोकेटेड। ये आपके पूरे स्टेप्स में दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखो स्टेप वाइज पूरा वर्किंग आपको दिया, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये पूरे आपके स्टेप्स दिए हुए हैं जहां पे आप डीजनरेसी देख सकते हो, कहां पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, सब कुछ मेंशन है। तो आपने लीस्ट कॉस्ट देख लिया, इंडिपेंडेंट देखना था, इंडिपेंडेंट नहीं है, अनएलोकेटेड है मगर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना होगा, हमें फिर नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट पे जाना होगा। कहाँ जाना होगा, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट पे। तो नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट कौन सा है, 5 है। तो अब यहाँ पे हम ई इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, ई इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम ये ई इंट्रोड्यूस नहीं करते, डीजनरेसी हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते और आगे प्रोसीड करना शुरू कर देते सर, तो क्या होता, तो ये होता कि आप आगे जरूर जाते लेकिन यूआई वीजे सारे कैलकुलेट नहीं कर पाते। फिर आपको रियलाइज होता कि हमने डीजनरेसी के सिचुएशन को इग्नोर किया है, वो जाके करो, तो आपका पूरा पूरा टाइम वेस्ट होगा। तो यूआई वीजे कैलकुलेशन करोगे, दैट इज टेबल फॉर एलोकेटेड सेल, टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल, और डेल्टा आईजे क्या करोगे आप, चेक करोगे। अगर आपके डेल्टा आईजे इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ऑप्टिमम है। आप लेकिन देखना जो आपके अनएलोकेटेड है वहां पे 1 0 है, तो इसका मतलब ये कि ये ऑप्टिमम तो है बट नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है ये, इट इज नॉट यूनिक, ये आपका यूनिक नहीं है। इसका मतलब ये कि एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द प्रॉब्लम, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिंस ऑल द इवैल्यूएशन ऑफ जीरो are 0 or positive, the optimum solution is obtained. Since in the above matrix R3C1 has 0 value, hence alternative solution is possible. Optimum allocations and the cost is as follows. तो ये कमेंट जरूर करना है आपको, बात ध्यान देना, ये बात आपको बतानी जरूर है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कैलकुलेशन करके छोड़ दिया, ये बात जरूर बताना है कि ऑप्टिमम है लेकिन यूनिक नहीं है। कौन से सेल में 0 आ रहा है और उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जरूर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहां पे सपोज करो चेक फॉर ऑप्टिमिलिटी या सॉल्यूशन और एस बोला होता या बोलता कि फाइंड आउट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आल्सो, तब आप इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए वर्कआउट करते। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर बिल्कुल आएगा 204 रुपए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है ये कहता है गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट 3 प्लांट्स A, B, C आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स आउटलेट X, Y, Z. Unit cost of transporting the goods from the plants to the outlets are given below. एंड आपके प्लांट्स दिए हुए हैं 3 और सेल्स आउटलेट भी दिए हुए हैं, वो भी 3 है आपके। डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड सप्लाई अगर आप देखो तो दोनों इक्वल है, दैट इज बैलेंस्ड सिचुएशन। और मिनिमाइजेशन का केस भी है क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसी को मिनिमाइज करना है। सो द स्टेज नंबर 1 जहां पे हम बैलेंस्ड और मिनिमाइजेशन के कंडीशन को चेक करते हैं वो हमारा पहले से ही सेटिस्फाइड है। Then second, requirement first is compute the initial allocations by the northwest corner rule. बात समझना, फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट है, स्टेज नंबर सेकंड जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है सिर्फ उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेज नंबर सेकंड IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही आप कंप्यूट करोगे। एज पर रिक्वायरमेंट हमें थर्ड स्टेज की कैलकुलेशन की नीड नहीं पड़नी चाहिए। is compute the initial allocations by the Vogel's approximation method and check whether it is optimal. तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर देखना Vogel's approximation method से इनिशियल एलोकेशंस और इसके बाद चेक करना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए भी। तो आप यहां पे स्टेज नंबर सेकंड प्लस स्टेज नंबर थर्ड ये दोनों ही
चेक करोगे, ये दोनों ही करोगे आप, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करोगे। क्या करोगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करोगे, राइट। फिर यहाँ पे कहते हैं स्टेट योर एनालिसिस ऑन द ऑप्टिमलिटी ऑफ एलोकेशंस अंडर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। बात समझना, फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में अभी तक हमने ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक नहीं किया था, लेकिन थर्ड रिक्वायरमेंट में कहता है, आपसे कहता है स्टेट योर एनालिसिस। तो इसे आंसर करने का स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है, स्मार्ट तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले सेकंड जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कैलकुलेशन कर लूं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर लूं और देखूं क्या मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे मैं आंसर कर सकता हूं। या फिर आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, दूसरे तरीके से आप ये कर सकते हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दैट इज स्टेज नंबर सेकंड तक कैलकुलेशन करो, और फिर इसके बाद आप इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक दैट इज स्टेज नंबर थर्ड, जो कि हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक के लिए कहता है, वो हम कर लें, और फिर उसके बाद दोनों एनालिसिस को हम कंपेयर करके बता दें। ठीक है, तो हम करने वाले क्या करने वाले, पहला मेथड मतलब ये कि हम इसे इसी तरीके से करेंगे, दैट इज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टेज नंबर सेकंड तक काम करेंगे, और यहाँ पे इस सेकेंड रिक्वायरमेंट में स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड की रिक्वायरमेंट पे काम करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मेथड क्या कहता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मेथड ये कहता है कि जो आपका टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वहां पे आपको एलोकेशंस करते हुए चलना है। तो इसका मतलब ये कि आप हमेशा टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ही एलोकेशन देखोगे, कभी भी राइट हैंड साइड पे राइट टॉप जो है वहां पे एलोकेशंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक, ये आपने एलोकेशंस कर दिए। इसे चाहो तो आप स्टेज नंबर थर्ड यहीं पे प्रोसीड कर सकते हो। स्टेज नंबर थर्ड प्रोसीड करना ये आपका ऑप्शनल चॉइस है, आप करना चाहो तो, क्योंकि फर्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बात का समझना, मैं आपको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दूं, फर्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन पूछा हुआ है, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस पूछे हुए हैं, एलोकेशंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप अगर स्टेज थर्ड में जाओगे तो ऑप्टिमिटी टेस्ट चेक के लिए क्या करोगे, m+n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, दोनों चेक करोगे आप। यहाँ पर चेक करना 1 2 3 3 4 एंड 5, कितने एलोकेशंस हैं, 5 एलोकेशंस हैं। एंड यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 दैट इज m+n-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस बराबर है। नॉट अ डीजनरेसी सिचुएशन, ये कोई डीजनरेसी की सिचुएशन नहीं है, तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ui vj एलोकेटेड सेल के लिए टेबल बनाओगे, ui vj कैलकुलेशन करोगे, फिर आप टेबल फॉर बनाओगे अनएलोकेटेड सेल के लिए, उसके लिए आप अपना डेल्टा आई जे कंडीशन लगाओगे, डेल्टा आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, और उसमें आप चेक करोगे कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। देन इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना है। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम सेकंड पार्ट को करेंगे। यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन बाय वेम से हम क्या करते हैं, कॉस्ट डिफरेंसेस निकालते हैं, और हाईएस्ट ऑफ द कॉस्ट डिफरेंस विल बी सेलेक्टिंग विच रो और विच कॉलम शुड बी इन विच रो और कॉलम शुड बी वी शुड गिव द एलोकेशन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है, अपना टेबल फॉर एलोकेटेड सेल बनाना है, जिसमें हम कंडीशन यूज करेंगे सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे। फिर टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल बनाएंगे, और यहां पे कंडीशन क्या है, ये चेक करेंगे डेल्टा आई जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सारे वैल्यूज हमारे पॉजिटिव आते हैं, सारे वैल्यू पॉजिटिव आते हैं, यानी 0 या 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑप्टिमल है। लेकिन अगर कोई भी एक वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्टिमल तो है लेकिन यूनिक नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप देखो तो ये आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम तो है लेकिन यूनिक नहीं है, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। चाहो तो आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं बात कर रहा था कि हम कैसे थर्ड पार्ट को अल्टरनेटिवली आंसर कर सकते हैं। तो पहले आप इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल लो। जब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एलोकेशन है ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से आएगा। तो
तो ऑप्टिमलिटी पे हम अपना एनालिसिस कमेंट अपना कर सकते हैं, राइट। बोथ सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इज ऑप्टिमम। आप बिल्कुल बता सकते हो कि जो दोनों दोनों मेथड से आपने सॉल्यूशन ऑब्टेन करा है वो ऑप्टिमल है। क्यों ऑप्टिमल है? क्योंकि मैंने जब इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकल के आया आपका ये, राइट। तो इस तरह से आप स्टेट कर सकते हो, स्मार्टली स्टेट कर सकते हो अपना आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 में आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, the following table gives unit transportation cost and the quantities demanded supplied at a different location for a minimum minimization problem। तो आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है। डिमांड सप्लाई आपको चेक करना है। डिमांड सप्लाई चेक करने के लिए आप देखना 4 and 1 3 3 6 7 74,000 and this will be 74,000। That means it is a balanced situation and also minimization problem। तो इसका मतलब स्टेज नंबर 1 हमारा चेक है, क्लियर है। स्टेज नंबर 2 पे जाना है हमें। और क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है फाइंड आउट द सेल विच गेट द थर्ड एलोकेशन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एंड गिव द सेल रेफरेंस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दैट सेल एंड द क्वांटिटी एलोकेटेड। तो इसका मतलब आपको क्या बताना है? सेल रेफरेंस बताना है, दैट इज रो 1 कॉलम 1। इस तरह से आपको आंसर करना है। कॉस्ट पर यूनिट ये जो आपके दिए हुए हैं कॉस्ट पर यूनिट बताना है। एंड इसके साथ साथ क्वांटिटी, दैट इज ये जो क्वांटिटी जो आप एलोकेशन करोगे ये भी बताना है आपको। तो ये आपको 3 चीजें बतानी है जहां पे आपका थर्ड एलोकेशन आएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से एंड लीस्ट कॉस्ट मेथड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिससे कि आप तीनों मेथड सीख सकते हो। बट इस बात का ध्यान रखना, आपको क्या किस बात पे ध्यान रखना है? मिस्टेक जो नहीं करनी है आपको, जो अवॉइड करना है वो मिस्टेक क्या कर सकते हो आप? मिस्टेक आप ये कर सकते हो कि आप इसे पूरा प्रोसीड नहीं करना है। फुल प्रोसीडिंग ऑफ क्वेश्चन, फुल वर्किंग नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ थर्ड एलोकेशन तक ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप लास्ट एलोकेशन तक चले जाओ या इसे एलोकेशन स्टेज सेकंड करने के बाद ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक भी करने बैठ जाओ। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। सिर्फ और सिर्फ 3 एलोकेशंस करने, 3 एलोकेशंस के बाद वो टेबल वहीं रोक देना। जी हाँ, इनकम्प्लीट रोक देना है आपने। और उसके बाद आपको आंसर इस टेबल में, इस फॉर्मेट में इस तरह से मेथड बताना है, सेल रेफरेंस बताना है, कॉस्ट पर यूनिट बताना है और क्वांटिटी बताना है। ये 3 रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आंसर करना था। Then question number 7th, four students A, B, C, D were asked to work out initial solution of the following matrix showing the unit transportation cost from plants to sales outlet with a minimization objective and unbalanced quantities of supplies and demand. A introduced a dummy row on top above S position. A ने क्या करा? यहां पे डमी डाला, while other introduced dummy row D at the bottom. A and B were asked to do the northwest corner rule. C did the least cost and D did the Vogel's approximation method. बिल्कुल सही बात है। आपको क्या करना है, बस ये ध्यान रखना कि बस A ने सबसे ऊपर डमी रखा, बाकी लोगों ने B, C एंड D ने डमी कहां रखा? आफ्टर S3 above S1. A and B नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड रूल यूज करना है। C लीस्ट कॉस्ट एंड D वेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपको 4 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, 4 कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे और सभी को प्रोसीड करना पड़ेगा विद गिवन मेथड, जो मेथड्स दिए हुए हैं। और
सबसे पहले डिमांड सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। ये कहता है 200 प्लस 140 दैट इज 340 और it will be 95 it will be 360 so it is a unbalanced situation। तभी हमने डमी डाल रहे हैं, तभी हम डमी डाल रहे हैं और कितनी क्वांटिटी का डालना है वो आपको पता चल गया। यूजिंग द यूजुअल नोटेशन ऑफ द सेल रेफरेंस एंड व्हाट वुड बी द थर्ड एलोकेशन स्टेप इन द इनिशियल एलोकेशन बाय ईच स्टूडेंट। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड स्टेप एलोकेशंस तक ही करना है, कोई टोटल एलोकेशंस लास्ट एलोकेशंस तक नहीं जाना है, ना ही कोई आपको स्टेज नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट करना है, ना ही स्टेज नंबर थर्ड टच करना है। तो स्टेज नंबर सेकंड और स्टेज नंबर सेकंड में भी सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एलोकेशंस तक काम करना है, 4 टेबल बनाना है और 3 एलोकेशंस करने हैं बस। और उसके बाद ये आपको इस तरह से आंसर करना है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अभी तक हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे थे, अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको बता दूं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या करना होता है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आपको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले प्रॉफिट मैट्रिक्स प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट मैट्रिक्स में से सेलेक्ट किया जाता है हाईएस्ट एलिमेंट और हर एक एलिमेंट को हाईएस्ट एलिमेंट से माइनस किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर प्लीज देखना, द यूनिट प्रॉफिट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द 4 फैक्टर्स एंड द 3 सेल्स रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी एंड अनबैलेंस्ड क्वांटिटीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर टैबुलेटेड बिलो। तो इसका मतलब ये कि अनबैलेंस्ड भी है, ये क्वेश्चन अनबैलेंस्ड भी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, सबसे पहले तो आपको बैलेंस करना है इसे। सेकेंड स्टेज पे क्या करना है आपको मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका स्टेज नंबर 1 का काम होता है। स्टेज नंबर 1 में जो आप 2 पॉइंट्स चेक करते हो वो ये चेक करते हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको कहता है फॉर्मुलेट द अबव एज यूजुअल ट्रांसपोर्टेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द इनिशियल सॉल्यूशन बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक नहीं करना है। इस बात का प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आप जब करोगे इसे स्टार्ट, तो आप सिंस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल्स, तो आपने क्या करा, डमी इंट्रोड्यूस कर दिया। डमी इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने सेलेक्ट किया हाईएस्ट वैल्यू इज द 8 और सभी एलिमेंट को 8 से माइनस कर दिया। तो आप जब देखोगे तो ये आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से करोगे, कॉस्ट डिफरेंसेस निकालोगे, एलोकेशंस का। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द 4 फैक्टरीज। तो ये भी आपका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड भी है, दैट इज व्हाट स्टेज नंबर 1 में अब आपको वर्क करना है। स्टेज नंबर 1 अगर आप देखो यहाँ पे स्टेज नंबर 1 में क्या है, स्टेप नंबर 1 बैलेंस डाटा के लिए, और सेकेंड स्टेप में मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैट्रिक्स है तो उसे आपको कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में, और कैसे किया जाता है वो आपको बताया हुआ है। तो आप यहां पे सबसे पहले बैलेंस्ड और फिर प्रॉफिट मैट्रिक्स को मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स में या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे। Determine the most profitable distribution schedule and the corresponding profit assuming no profit in the case of surplus production। तो ऐसे केस में आपको स्टेज नंबर 3 पे भी काम करना है, क्योंकि कहा हुआ है आपसे मोस्ट प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे क्वेश्चन आपसे कहता है ना कि सिर्फ आपको इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपसे रिक्वायरमेंट कहता है। तो इसका मतलब ये कि स्टेज नंबर 2nd एंड 3rd प्लस स्टेज नंबर 3rd
और स्टेज नंबर फर्स्ट का काम तो हमें करना ही है। तो ये तीनों स्टेज हमें यहाँ पे वर्किंग करनी है। हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले डमी इंट्रोड्यूस कर दिया। डमी इंट्रोड्यूस करने के बाद हाईएस्ट एलिमेंट और सभी एलिमेंट को हाईएस्ट एलिमेंट से माइनस कर दिया। फिर इसके बाद एलोकेशंस कर दिए, कॉस्ट डिफरेंसेस निकाले और एलोकेशंस कर दिया। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, m plus n minus 1 should be equals to number of allocations. It should be equals to number of allocations. तो आप यहां पर देखना, अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, that is 7 minus 1 is, it should be 6. 1 2 3 4 5 6 7, तो डमी हमने काउंट नहीं करा, इट इज 8 minus 1, ये आपका 7 और नंबर ऑफ एलोकेशन भी हमारे 7 है, तो देर इज नो सिचुएशन ऑफ डीजेनरेसी, और फिर उसके बाद टेबल फॉर एलोकेटेड सेल बनाओगे, टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल बनाओगे। टेबल फॉर एलोकेटेड सेल के लिए आप क्या करते हो, टेबल फॉर एलोकेटेड सेल, इसके लिए यू आई सी आई जे इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे। किसी एक यू आई या वी जे को आप एज्यूम करते हो 0, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन है। एंड इसके बाद टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल, टेबल फॉर अनएलोकेटेड cell, that is delta ij is equals to Cij minus ui plus vj, और ये नोट करोगे कि डेल्टा ij शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये मेरा आता है 0, इसका मतलब पॉजिटिव तो है, दैट इज ऑप्टिमम तो है मगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद हम ये टेबल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अ लीडिंग फर्म हैज 3 ऑडिटर्स, ईच ऑडिटर कैन वर्क अप टू 160 आवर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, ड्यूरिंग which time 3 projects must be completed. Project 1 will take 130 hours, project 2 will take 140 hours, and project 3 will take 160 hours. This is what demand, this is what we can say at demand. The amount per hour that can be billed for assigning each auditor to each project is given in the table. ये हमारे cost है, ये cost दिया हुआ है। कॉस्ट दैट मीन्स ये कॉस्ट नहीं है, हमारा बिलिंग है, ये अमाउंट रेवेन्यू हमारे लिए रिसीव होगा। एंड फॉर्मुलेट दिस एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मैक्सिमम टोटल बिलिंग। मैक्सिमम टोटल बिलिंग मीन्स हमारे रेवेन्यू मैक्सिमाइज होने एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, राइट। और ईच ऑडिटर कैन वर्क अप टू 160 आवर्स। अवेबिलिटी हमारी है, तो आप क्या करोगे 160 160 and this will be 130 140 and 160। जाहिर सी बात है अनबैलेंस सिचुएशन है, और फर्स्ट अनबैलेंस, सेकंड इज मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को आपको मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करना है। ऐसा कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी ऐसा खास नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। SBC partner is a leading CA firm, has 3 managers. Each manager can work up to 176 hours during the next month, during which 3 times 3 assignment must be completed. Transfer pricing assignment will take 143 hours, corporate valuation 154, and statutory audit 176. Amount per hour that can be billed for each manager to each assignment is given below. Formulate this as a transportation problem, find out the optimum solution, also find out the maximum total billing during the next month. A manager must be involved in
involved in more than one assignment, may be involved in more than one assignment. That means what? A manager can handle 2 assignment at a simultaneously time. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको इसे सॉल्व करना है। अगेन एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपके लिए बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12th, a company has 3 factories and 4 customers. The company furnishes the following schedule of the profit per unit on the transportation of the goods to the customer in rupees. ए बी सी डी कस्टमर है, फैक्ट्री है आपके 3। डिमांड सप्लाई अगर देखें तो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा। और ये आपका प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है और इसे आपको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दोनों करने के बाद आपको क्या करना है? सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑप्टिमम प्रॉफिट। तो आप जाहिर सी बात है इसके बाद इसे जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप यहां पर देखना बैलेंस कर दिया आपने। बैलेंस करने के साथ साथ इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने क्या करा, रिवर्स स्टेप में किया है। मतलब पहले मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया हुआ है, फिर अनबैलेंस को बैलेंस किया हुआ है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप लोगों को सजेस्टेड यही है कि इसी सीक्वेंस में आप लोग करेंगे। दैट इज सबसे पहले बैलेंस को अनबैलेंस अनबैलेंस को बैलेंस करोगे और मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ओके। यहां पर आप इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में जब हमने वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से किया, कॉस्ट डिफरेंसेस निकाले, तो यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 एलोकेशंस हैं। और जबकि हमारे पास टोटल इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 minus 1 it should be 7, बट हमारे एलोकेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हमारे एलोकेशंस हैं 6। दैट मीन्स इट इज नॉट अ बैलेंस। जब हमारे m plus n, when m plus n minus 1 does not equals to number of allocations, तो ऐसे केस में आपको पता है कि ये डीजेनरेसी का सिचुएशन होता है। और डीजेनरेसी रिमूव करने के लिए आप ई एलोकेशन कहां पे इंट्रोड्यूस करते हो? अनएलोकेटेड, इंडिपेंडेंट एंड लीस्ट कॉस्ट। तो 0 इज द लीस्ट कॉस्ट, अनएलोकेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट कैसे? यहां से कोई सा भी आप लूप क्रिएट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये ओरिजिन पॉइंट से आप कोई भी लूप क्रिएट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट इज अ इंडिपेंडेंट पॉइंट। ये ई इंट्रोड्यूस करने के बाद आप फर्दर टेबल बनाओगे, टेबल फॉर एलोकेटेड सेल, टेबल फॉर एलोकेटेड सेल। वहां सी आई जे इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे। अपने सारे वैल्यूज यू आई प्लस वी जे के कैलकुलेट करोगे। फिर टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल, टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल प्रिपेयर करोगे। और यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पर देखूं तो ये नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये कि हमारा जो डेल्टा आई जे है ये लेस देन इक्वल्स टू all delta ij are not equals greater than or equals to 0। तो ऐसे केस में हाईएस्ट और वर्स्ट नेगेटिव को आप सेलेक्ट करते हो एज अ ओरिजिन पॉइंट। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। दैट मीन्स ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा। यहां से आप लूप क्रिएट करोगे और जो ओरिजिन पॉइंट है दैट विल बी पॉजिटिव, अल्टरनेटिव साइन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव कॉर्नर्स पे जो क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी कितनी है? 50। यहां से 50 माइनस प्लस 50 यहां पे, प्लस 50 यहां पे। इसे रिवाइज करने के बाद आप स्टेज नंबर 3 का प्रोसेस पूरा फिर से रिपीट करोगे। ध्यान देना,
स्टेज नंबर थर्ड का स्टेप पूरा रिपीट करोगे। लेकिन अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट कर रहे हो तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में ऐसी गलती मत करना कि आप स्टेज नंबर थर्ड फिर से रिपीट करो, क्योंकि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अपने आप में ऑप्टिमल होता है, उसे स्टेज नंबर थर्ड रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, बस एक हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब नेगेटिव आता है तो हमें अभी हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव नहीं हुआ है, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे फिर से स्टेज नंबर थर्ड पूरा रिपीट करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप इसे टेबल फॉर एलोकेटेड सेल दैट इज यूआई वीजे कैलकुलेट करोगे, और टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल फिर से कैलकुलेट करोगे, और देखोगे क्या आपका ऑल डेल्टा आईजे पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये लूप बनाने के बाद आपने देखना क्या किया, लूप बनाने के बाद टेबल फॉर एलोकेटेड सेल और टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल, टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल बनाया गया तो स्टिल अभी भी एक नेगेटिव आ रहा है, फिर से लूप बनाया जाएगा। कहां से, इस पॉइंट से लूप बनाया जाएगा। इस पॉइंट से लूप अगर मैं बनाता हूं तो देखना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वहां, यहां से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसमें आप लूप बनाओगे, और लूप बनाने के बाद आप उसी तरीके से क्वांटिटीज शिफ्ट करोगे। क्वांटिटीज शिफ्ट करने के बाद फिर से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका आप एलोकेट टेबल फॉर एलोकेटेड सेल, टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल वो प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आप अगर देखो तो टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल में सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, डेल्टा आईजे, ऑल डेल्टा आईजे आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और यूनिक भी है क्योंकि कोई भी 0 नहीं आ रहा। उसके बाद आप ये अपना ऑप्टिमम प्रॉफिट निकाल सकते हो। ऑप्टिमम प्रॉफिट निकालने के लिए इस बात का ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो टेबल जिस टेबल पे काम कर रहे हैं उसी में एलोकेटेड कर दिया। ये आपको ओरिजिनल प्रॉफिट टेबल, जो फर्स्ट सबसे पहला बेसिक टेबल था प्रॉफिट टेबल, वहां से कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, the cost per unit of transporting goods from the factories X, Y, Z to the destination A, B, C. तीन factories, तीन destinations. Quantity demanded and supplied are tabulated below as the company is working out optimum logistics. The government has announced a fall in oil price. The revised unit cost are exactly the half the cost given in the table. So इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा जब आप फाइनल ऑप्टिमम टेबल बनाने के बाद ऑप्टिमम शेड्यूल, ऑप्टिमम कॉस्ट फाइंड आउट करोगे तो वो आपका हाफ हो जाना चाहिए, वो आपका हाफ होना चाहिए। जो आप कंप्यूट करोगे वो डिवाइड बाय 1/2 करोगे क्योंकि ये रिवाइज्ड कॉस्ट है। इस क्वेश्चन में आप देखना सप्लाई एंड डिमांड दिया हुआ है और ये एक बैलेंस सिचुएशन है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट स्टेज के जो दोनों चेक है वो आपको नहीं करना, आपको स्टेज नंबर सेकंड में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है। स्टेज नंबर सेकंड के बाद आप क्या करोगे, स्टेज नंबर सेकंड के बाद आप स्टेज नंबर थर्ड में ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करोगे। उसके बाद जो आपका फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा, शेड्यूल निकलेगा, वो उससे जो आपका कॉस्ट आएगा उसे बस आपको हाफ करना है, राइट। अच्छा, इसका जो आंसर दिया हुआ है, आंसर देखना यहां पे, द प्रॉब्लम में बी ट्रीटेड एज असाइनमेंट प्रॉब्लम, इट मे बी सॉल्व, transportation problem may be solved with the help of assignment, but assignment problem cannot be solved with the help of transportation, because वहां पे आपको transportation में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई वो मीट करना होता है, तो वो इंफॉर्मेशन वहां पे शायद अवेलेबल ना हो। ठीक है, नंबर 2, असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्व किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक इसके सप्लाई एंड डिमांड इक्वल ना हो। अगर ये अनइक्वल होते, अनइक्वल का मतलब सपोज करो यहां 15, यहां 5, यहां 7, यहां 7 एंड यहां पे आपका 18, तो ऐसे सिचुएशन में असाइनमेंट प्रॉब्लम से आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। रीजन इज, असाइनमेंट में यहां पे क्या हुआ कि जब इक्वल है तो आपने जब इसे एलोकेशन किए तो सिमल्टेनियसली बेसिस पे वो सारे एलोकेशंस हो गए और सिर्फ तीन असाइनमेंट्स आए। दैट मींस 1 जॉब 1 वर्कर वाला सिचुएशन और 1 फैक्ट्री 1 डेस्टिनेशन। जबकि अगर आपको याद हो कि हम ट्रांसपोर्टेशन से करते हैं तो m + n - 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो यहां पे तो आपके 3 + 3 - 1, दैट मींस इट शुड
बी 5 एलोकेशंस, जबकि यहाँ पे 3 असाइनमेंट। असाइनमेंट से करोगे तो हमेशा ऑलवेज इट विल बी 3, इट विल बी 3 एलोकेशंस, 3 एलोकेशन से ज्यादा होंगे ही नहीं, या जितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उतने एलोकेशंस होंगे। तो इसीलिए इसीलिए इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में क्यों आपको प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आपका जो सप्लाई और डिमांड क्वांटिटी है ये इक्वल है, तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 असाइनमेंट होंगे। अदरवाइज वहां पे आपको डीजेनरेसी सिचुएशन अराइज होगा, उस केस में आप ई इंट्रोड्यूस करोगे, देन ही पॉसिबल है उसे ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए। अल्टरनेटिवली जब इसे वेम से किया गया, तो वेम से करने के बाद जो आपका कॉस्ट आया, इसे सबको हाफ किया गया है, ये दीज ऑल कॉस्ट आर हाफ। इस क्वेश्चन में यही नया था, यही वैरायटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमेनिंग जो भी आपके अब 3 क्वेश्चंस हैं, दैट इज 14, 15, 16, 17, दोज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A manufacturer of the jeans is interested in developing an advertising campaign that will reach four different age group. Advertising campaign can be conducted through TV, radio, and magazines. The following table gives the estimated cost in rupees per exposure for each age group according to the medium employed. In addition, maximum exposure levels possible in each of the media, namely TV, radio, and magazines, are 40, 30, 20 million respectively. Also, the minimum desired exposure within each age group, namely 13 to 18, 19 to 25, 26 to 35, 36 years and older, are 30, 25, 15, and 10 millions. The objective is to minimize the cost of attaining the minimum exposure level in each of the age group. अब आपको age group दिए हुए हैं और मीडिया दिया हुआ है, and formulate the above transportation problem, find the optimum solution. तो आपने क्या करना है, आपने देखना that is the maximum exposure level are 40, 30 and 20 million. In millions, these are exposure, and this is what you can say its supply. This is what you can say as and minimum exposure in the age group, in the each age group is 30, 25, 15 and 10, right? तो ये आपका दोनों सबसे पहले तो बैलेंस्ड होना चाहिए, दैट इज 40, 30, 70, 20, 90, 90 एंड ये आपका है 30 एंड 40, 70 एंड 80, तो 80, 90 ये अनबैलेंस्ड है आपका। अनबैलेंस सिचुएशन है, इसे आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे, इसे आप बैलेंस करोगे, फॉर्मुलेट करना और इसे सॉल्व करना ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए बैलेंस करोगे, मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। स्टेज नंबर 2 में आप क्या करोगे, वेम लगाओगे, वेम लगाने के बाद स्टेज नंबर 3 में ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करोगे, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करोगे आप। सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड सिचुएशन क्या कहता है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ द पॉलिसी इज टू प्रोवाइड एटलीस्ट, अब यहाँ पे देखना सिचुएशनल कंडीशंस देने लगे, आपको कंडीशंस दे रहे हैं, एटलीस्ट 4 million exposure through TV in the age group 13 to 18 age group and at least 8 million exposure through TV in the age group of 19 to 25। तो इन्होंने कहा आपसे कि टीवी के थ्रू अगर देखा जाए तो आपको 13 to 18 एज ग्रुप में, 13 to 18 एज ग्रुप में एटलीस्ट 4 million का एक्सपोजर देना है एंड एटलीस्ट 8 million एक्सपोजर थ्रू टीवी in the age group of 19 to 25. What does this mean? It means that 4 million से ज्यादा एक्सपोजर देना है, लेकिन 4 million से कम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये कि ये कंडीशन हो गई, जैसे आपने फर्स्ट सिचुएशन में नॉर्मल तरीके से वर्किंग किया वैसे ही आप करोगे। बट इस बात का ध्यान रखना कि आप जब एलोकेशन करोगे तो मिनिमम कम से कम 4 और 8 यहां के लिए रिजर्व रख लेना। अगर एलोकेशन नहीं होता है तब भी आप इसके लिए इतने मिनिमम रखोगे। अगर इन पॉइंट्स पे, इन मैट्रिक्स, इन सेल्स में एलोकेशन किया जाएगा तो एलोकेशन
4 या 4 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर 19 टू 25 के एज में होगा तो एक्सपोजर 8 मिलियन या उससे ज्यादा ही एक्सपोजर रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को रख के आप सॉल्व करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है कि आप अगर उसे दूसरे तरीके से सपोज यहां पे अगर आप देखो टाई है, यहां पे आपका टाई है, आपने अगर इस जीरो से फर्स्टली स्टार्ट नहीं किया होता और आपने यहां से स्टार्ट कर दिया होता तो आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं जिनमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, या मैं बोलूं तो आपका स्ट्रक्चर क्वेश्चन का ऐसा है कि अगर आप इसे इस पार्ट पे जाते हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत रेयर होता है, एक दो क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वी कैन मैनेज इट। आप देख लेना कि आप अगर करते हो तो आपको यहां से स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 following table shows all the necessary information on the available supply to each warehouse, the requirement of each market and the unit transportation cost from each warehouse to each market दिया हुआ है और warehouse दिया हुआ है A B C, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सप्लाई दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, दोनों बैलेंस्ड है, सप्लाई और रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, दोनों ही बैलेंस्ड है, A B C और ये। नाउ द शिपिंग क्लर्क हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग शेड्यूल फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। उन्होंने ये बताया कि ये यूनिट्स यहाँ पे एलोकेट होने चाहिए, ऐसे ऐसे से एलोकेशन दिए हुए हैं। चेक एंड सी इफ द क्लर्क हैज ऑप्टिमम शेड्यूल। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर सकते हैं, मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूं। इस रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि वो अपने आप शुरू से मतलब ये कि वो स्टेज नंबर सेकंड या स्टेज नंबर फर्स्ट में तो बैलेंस्ड है, मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। स्टेज नंबर सेकंड में जो आप वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओगे, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाने के बाद अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, फिर उसकी ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करोगे। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपने वैम लगा दिया तो आपका आंसर गलत होगा, और आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। रीजन इज दैट इन्होंने ये कहा है कि आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? क्लर्क का शेड्यूल जो है वो ऑप्टिमम है कि नहीं है। सर वो तो हम वैसे भी चेक कर लेंगे, वैम से करेंगे और उसे फिर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक कर लेंगे, अगर वो आ जाता है ऑप्टिमम शेड्यूल तो हम बताएंगे कि ये ऑप्टिमम नहीं है। मगर ऐसा नहीं करना है, आपको जो ये शेड्यूल बताता है इस शेड्यूल को प्लेस करना है एलोकेशंस में और फिर उसके बाद अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन सेकंड में आपको क्या करना है? सेकंड में फाइंड द ऑप्टिमम शेड्यूल एंड द मिनिमम टोटल शिपिंग कॉस्ट। फाइंड द ऑप्टिमम शेड्यूल एंड टोटल मिनिमम शिपिंग कॉस्ट। उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस है, इसके बाद आपका क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है। यहां पे आप स्टेज नंबर थर्ड में आप देखोगे कि आपका डेल्टा आईजे कहीं ये कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही। ऑल डेल्टा आईजे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये शेड्यूल ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम शेड्यूल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? अगर नेगेटिव आता है तो उसे लूप बनाकर आप इंप्रूवमेंट करोगे और फिर उसके बाद आपका जो शेड्यूल आएगा और टोटल शिपिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करके दिखाओगे आप। तो मतलब यहां पे आप एक बार फर्स्ट टाइम तक आप क्या करोगे? डेल्टा आईजे तक निकालोगे, वहां पे नेगेटिव आएगा, वो फिर आप बताओगे दिस क्लर्क शेड्यूल इज नॉट ऑप्टिमम। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या करोगे? लूप बनाकर फिर से इंप्रूवमेंट करोगे और ऑप्टिमम शेड्यूल फाइंड आउट करोगे, टोटल मिनिमम शिपिंग कॉस्ट करोगे। थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं? थर्ड रिक्वायरमेंट में इफ द क्लर्क इज अप्रोच्ड बाय करियर ऑफ रूट सी टू सेकंड who offers to reduce his rate in hope of getting some business। बात ध्यान देना, यहां पे आपको इस वर्ड को समझना है। सम बिजनेस का मतलब ये कि मैं इससे सिर्फ एक यूनिट भी दूं तब भी चल जाएगा। ठीक है, एंटायर बिजनेस की बात नहीं कर रहा, सम यूनिट की बात कर रहा है। तो हाउ मच शुड द रेट बी रिड्यूस्ड बिफोर द क्लर्क शुड कंसिडर गिविंग हिम एन ऑर्डर। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में? मुझे सबसे पहले एलोकेशन देख लेना चाहिए। तो फाइनल टेबल बना है, फाइनल टेबल अगर मैं बात करूं
देखना, ये क्या कहता है, ये कहता है C2 सेकेंड हेयर, यहां पे आपको 1 देना है, ठीक है। फाइनल एलोकेशंस किसके किसके आते हैं, C फर्स्ट एंड C फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ में आता है 7 एंड 1, फर्स्ट एंड फोर्थ में, फर्स्ट में एंड फोर्थ में। दैट मीन्स this rate 6 cost should be less than 4, should be 4 or less than 4 in order to attract some business। अदरवाइज होगा क्या, लीस्ट कॉस्ट ये, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट ये, तो बिजनेस सारा का सारा यहीं पे जा रहा है, बिजनेस मोस्टली यहीं पे जा रहा है। सो इफ इट वांट at this place he has to reduce his rate to 4 or less than 4, यानी 3 रुपए करना पड़ेगा या 4 रुपए करना पड़ेगा, 4 या 4 से कम करना पड़ेगा, तभी उसे कुछ बिजनेस मिल सकता है। दैट इज व्हाट, इफ द क्लर्क वांट टू कंसीडर द कैरियर of route C to second for giving an order, then his transportation cost must be less than the cost of carrier of route C to 1 and C to 4. That is, his transportation cost should be at the most ₹3 per unit. If the carrier of second bring down his cost to ₹3, he will get an order for 1 unit and the scheduled will be, ठीक है। तो ये आपका टोटल मिनिमम शिपिंग कॉस्ट आ जाएगा उस केस में, उसके बाद ये आपका शेड्यूल होगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, कुछ आपके डाउट्स हैं किसी भी क्वेश्चंस में जो भी अभी तक हमने किए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप नीचे कमेंट में अपने प्रॉब्लम को बता सकते हो, वो हम लोग डेफिनेटली रिप्लाई जरूर करेंगे उस पर। Question number 16, the following table shows all the necessary information on the available supply from each warehouse, the requirement of each market and the unit transportation cost in rupees from each warehouse to each market। warehouse दिया हुआ है, markets दिए हुए हैं, supply फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ A B C, और बैलेंस्ड क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट सप्लाई। और देखा जाए तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। द शिपिंग क्लर्क हैज वर्कड आउट द फॉलोइंग शेड्यूल फ्रॉम द एक्सपीरियंस, बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है ये आपका। फर्स्ट, चेक इफ द क्लर्क हैज मेड द ऑप्टिमम शेड्यूल सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। सेकंड, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। थर्ड, carrier of route C to second offers to transport the entire at a reduced rate, by how much must the rate be reduced। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, बट प्लीज यहां पर ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में सम बिजनेस था और यहां पे एंटायर सप्लाई है। एंटायर सप्लाई के केस में आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, वहां पे 1 यूनिट सप्लाई करना था, यानी आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस नहीं होना चाहिए। यहां पे भी अगर आप एंटायर सप्लाई करते हो तो आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट आ रहा है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में क्या कहते हैं, द सप्लाईज फ्रॉम वेयरहाउस बी रिड्यूस टू 11 यूनिट्स सिमल्टेनियसली द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्केट थर्ड रिड्यूसेस टू 13 यूनिट्स, फाइंड द ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल। जब इक्वल रिडक्शन होता है डिमांड और सप्लाई में, तो वो इंपैक्ट नहीं करेगा। बट अगर unequal reduction है, like further if the supply of the warehouse A reduces to 19 units and simultaneously the requirement of third reduces to further 10 units, will the optimum solution of part fourth change? Yes, automatically आपका optimum schedule change होगा। और उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए optimality test check करोगे नहीं, सिर्फ आप बताओगे कि आपको अगर optimum solution फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। ये आपको बस लिखना है, करना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स अगर 10 मार्क्स का आएगा, एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 2 मार्क्स, तो इतना ज्यादा वर्किंग नहीं। हाँ जी, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रीवियस क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है ये। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सिर्फ और सिर्फ सम बिजनेस ट्रांसफर करना था, यहाँ पे एंटायर बिजनेस आपको देना है।
तो एंटायर बिजनेस का मतलब यही हो गया कि आपको टोटल 7+1 8 यूनिट्स यहां पर देने हैं। कितने? 8 यूनिट्स यहां पे देने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये टेबल प्रिपेयर कर लेता हूं यहां पे। 1 2 3 4 and A B C 5 2 4 3 4 8 1 6 4 8 1 6 and 4 6 7 5 4 6 7 5 और supply requirement supply is 22 15 and 8 15 and 8 requirement is 7 12 17 7 12 17 9 45। अब देखना यहाँ पे इन्होंने क्या एलोकेशंस बताए हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 1 है एंड ए सेकंड पे 12 एंड इस पे थर्ड पे आपका 2 एंड यहाँ पे आपका 8 बी थर्ड पे आपका 15 एंड अब इस बात को देखना, आप अगर यहाँ शिफ्ट करते हो, यहाँ पे शिफ्ट करते हो 8 तो ये 0 हो गया, ये आपका 4 बचेगा, ऑटोमेटिकली आपको इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम और एलोकेशन कितना किया जा सकता है? इसे किया जा सकता है 4, इसे कितना किया जा सकता है? 4 किया जा सकता है। और यहाँ पे 7 बचता है, एंड 1 यूनिट आपका यहाँ पे अभी रिमेनिंग है। यहाँ पे अगर देखा जाए 8 आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, बट स्टिल 1 बचता है, तो ये 1 आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 8 + 1 9 एंड ये आपका सेम रहना है 2, इट इज 9 + 2 11 11 + 4 इज 15 और यहाँ पे 22 है, तो ये आपका 7 होगा। मैं यहाँ पे एलोकेशन नहीं कर सकता और यहाँ पे एलोकेशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो जब मैं इस तरीके से इसे शिफ्ट करता हूं और ये मेरा डिमांड और सप्लाई पूरे एग्जॉस्ट हो जाने चाहिए, तो इस मूवमेंट से अगर मैं अपना कॉस्ट देखता हूं, मिनिमम कॉस्ट, तो वो आता है 141। कॉस्ट में मेरे इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? ऑप्टिमम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो प्रीवियस शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग कितना था? 104 था, और अब कितना है? 141। तो 37 रुपीज का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कितने यूनिट्स पे बियर होना चाहिए? 8 यूनिट पे बियर होना चाहिए। ये 8 यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपका कॉस्ट आएगा जितना आपको रिडक्शन करना है, राइट? सो दिस इज एडिशनल कॉस्ट। द कैरियर ऑफ रूट्स of C to second must reduce a cost of rupees 4.63 so that the total cost of transportation remain the same and the clerk give him the business। तो आपको 4.63 से कॉस्ट को रिड्यूस करना है। अभी 6 है, -4.63 करोगे तब आपका 1.27 का कॉस्ट आ रहा होगा। रिवाइज ट्रांसपोर्टेशन टेबल इन द गिवन बिलो। फोर्थ सिचुएशन आपका क्या था? फोर्थ सिचुएशन आपको पता ही है, सिमुलेटेनियसली यहाँ पे 15 से 11 हो गया और 17 से 13 हो गया, तो सीधी सीधी बात है 4 का रिडक्शन। अभी यहाँ पे 15 था, -4 हो जाएगा 11 यहाँ पे, ये ठीक है। तो इसका ज्यादा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज अल्टरेशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एलोकेटेड सेल ओनली। बट फिफ्थ सिचुएशन में क्या हुआ? अल्टरेशन आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द एलोकेटेड सेल सिंस द एलोकेशन इन द सेल is 2 only while the reduction in the requirement of the market as well as the supply warehouse is 3। therefore it is essential to make the alteration in the allocation। आपको allocation में alteration करना पड़ेगा
एंड चेक द सॉल्यूशन फॉर द ऑप्टिमलिटी टेस्ट एंड इरिटेट इफ रिक्वायर्ड। इसे सॉल्व करके नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करोगे। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप क्या करोगे, कमेंट करोगे और मैं उस पर रिप्लाई करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एडवांस प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 major jobs for which 4 contractors have submitted tenders. The tender amounts in thousands of rupees are given in each of the cells. The initial solution of the problem obtained by the Vogel's approximation method is given in the table. आप यहाँ पर देखना दिया हुआ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट। Find the assignment which minimize the total cost of the project. Each contractor has to awarded one job only. तो अगर देखा जाए तो ये लगेगा कि हमें असाइनमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट के थ्रू ही करना है इसमें। The table obtained after using the WEM contains 4 occupied cell against the required number of 4, that is 4 plus 4 minus 1 is equal to 7, and the solution is degenerated. जाहिर सी बात है, जब मैं अगर इसे ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट वाज 13th, क्वेश्चन नंबर 13th सिमिलर क्वेश्चन, बट वहां पे मैंने डिस्कस कर चुका हूं इस बात को कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जाता हूं तो होगा क्या। ट्रांसपोर्टेशन के केस में कंडीशन है कि आपका ये एलोकेशंस होने चाहिए। असाइनमेंट में नंबर ऑफ एलोकेशंस विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितना आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा उतने ही एलोकेशंस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो 4 ही एलोकेशंस हैं, 1 जॉब 1 वर्कर। तो ये सिचुएशन अगर ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाया जाएगा तो ये डीजेनरेसी सिचुएशन होगा। डीजेनरेसी के केस में आप क्या करोगे, ई इंट्रोड्यूस करोगे। और कितने ई इंट्रोड्यूस करोगे, 3 ई इंट्रोड्यूस करोगे। और जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट, इंडिपेंडेंट, अनएलोकेटेड, लीस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट। इस तरह से आपने क्या करा, ये ई इंट्रोड्यूस कर दिए। ई इंट्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। क्या करोगे, इसे आप सॉल्व करोगे जैसे आप सॉल्व करते हो बस। और इस क्वेश्चन में खास सेक्शन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन सी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में सेक्शन सी ही आपसे टेस्ट किया जाता है। सेक्शन सी आपके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो हर एक स्टूडेंट को सेक्शन सी जरूर कवर अप करके जाना चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है सेक्शन सी। तो लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के ऊपर है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में आपको याद हो तो हम टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एलोकेशन करते हैं, ठीक है। फिर डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लेस और विच एवर इज गेट एग्जॉस्टेड। जो भी इन दोनों में से लेस होगा वो हम एलोकेट कर देंगे और जो एग्जॉस्ट होगा उसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये आपको याद है। 3x4 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, 3 रो 4 कॉलम, विल R2C1 यानी सेकेंड रो कॉलम फर्स्ट ऑलवेज फिगर इन द इनिशियल सॉल्यूशन। क्या वो हमेशा इनिशियल सॉल्यूशन में फिगर आउट होगा? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, इस बात को समझना आप। ये हमारा C1 C2 C3 C4 है, ठीक है। R1 R2 एंड R3 ये मैंने कॉस्ट सपोज एजम्पशन के बेसिस पे लगा दिए। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सबसे पहला एलोकेशन होगा वो यहां पर होगा। सप्लाई है हमारा और इसके साथ साथ डिमांड गिवन है। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे 50 है और यहां पर 60 है। इस केस में सप्लाई सबसे पहले एग्जॉस्ट होगा। मैं यहां पे 50 करूंगा, ये 0 हो जाएगा और ये होगा 10 और आपका ये कैंसिल होगा, ठीक है। बट सपोज सिचुएशन इज डिफरेंट। डिफरेंट सिचुएशन क्या है, ये 60 है और यहां पे 70 है। तो 60 एलोकेशन यहां पर जाएगा और यहां पे बचेगा 10 और एग्जॉस्ट कौन होगा आपका P1, दैट इज कॉलम 1 विल गेट एग्जॉस्ट। तो इसका मतलब यहां पे आपका ये एलोकेशन तो आएगा ही नहीं। इनका पूछने का
पूछना क्या था, क्या पूछना चाह रहे थे कि क्या रो सेकंड कॉलम वन, रो सेकंड कॉलम वन ये हमेशा विल ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हर बार क्या फिगर करेगा इनिशियल सॉल्यूशन में, क्या इनिशियल बेसिक फिजिबल IBFS में क्या ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा? जी बिल्कुल भी नहीं, वो डिपेंड करता है आपके डिमांड और सप्लाई के ऊपर। डिमांड और सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगा तो यहां पे आएगा ही नहीं एलोकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रॉब्लम नंबर सेकंड में क्या कहते हैं? इन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर कॉस्ट मिनिमाइजेशन देयर आर 4 रोज इंडिकेटिंग क्वांटिटीज डिमांडेड एंड दिस टोटल अप 1200 यूनिट्स। देयर आर 4 कॉलम्स गिविंग क्वांटिटी सप्लाइड, दिस टोटल अप 1400 यूनिट्स। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशन टू बी डीजनरेटेड? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है m plus n minus 1 is does not equals to number of allocation, does not equals to नंबर ऑफ एलोकेशंस। ये आपको बस बताना है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड में क्या कहता है? प्रॉब्लम नंबर थर्ड में आपसे ये कहता है ये आपको टेबल दिया हुआ है, सप्लाई डिमांड और बैलेंस सिचुएशन है। इज द सॉल्यूशन फिजिबल? फिजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप चेक करते हो क्या उसके डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं। अगर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई तो फिजिबल है, तब आप सेकंड स्टेज पर काम कर सकते हो। जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन बताता है कि डिमांड मस्ट बी इक्वल टू सप्लाई, तभी आप ये कह सकते हो कि यस, इस केस में आप बोल सकते हो यस द सॉल्यूशन इज फिजिबल। क्या कहोगे? यस द सॉल्यूशन इज फिजिबल एज द डिमांड इज इक्वल्स टू अवेबिलिटी। इज द सॉल्यूशन डीजनरेटेड? सॉल्यूशन डीजनरेटेड आप कैसे बताते हो? डीजनरेसी के लिए आप क्या करते हो? आप ये बोलते हो m plus n minus 1 should equals to number of allocation, should equals to number of allocation, तब नॉन डीजनरेसी होगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तब ये सिचुएशन कहलाए, कंडीशन क्या कहलाएगा? दिस सॉल्यूशन इज डीजनरेटेड। इज द सॉल्यूशन ऑप्टिमल? ऑप्टिमलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपको एलोकेशंस दिए हुए हैं, एलोकेशन को आपको ऑप्टिमलिटी के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आप सबसे पहले डीजनरेसी चेक करोगे, इंडिपेंडेंसी चेक करोगे। दोनों कंडीशन चेक करने के बाद क्या किया जाता है? टेबल फॉर एलोकेटेड सेल, जहां आप ui vj और फिर टेबल फॉर अनएलोकेटेड सेल कंप्यूट करते हो। फिर आप ये देखते हो कि आपके ऑल डेल्टा ij शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल डेल्टा ij इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ में हमें क्या करना है? द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर गिवन एट द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द सेल्स एंड द dij वैल्यूज आर एनसर्कल्ड। बात समझना, इन्होंने क्या बहुत स्मार्ट गेम खेला यहाँ पे। इन्होंने ये कहा कि जो यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये 8088 ये आपके एलोकेशंस नहीं है, बल्कि आपके डीआईजे वैल्यूज हैं। डीआईजे वैल्यू का मतलब क्या कि ये थर्ड स्टेज तक चले जा चुके हैं, ये थर्ड स्टेज तक जा चुके हैं। थर्ड स्टेज तक का भी काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर थर्ड स्टेज तक का काम हो गया है, हमें करना क्या है वो देखते हैं। रिक्वायर्ड फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन और एसबी, इसका मतलब एस से मतलब ये है कि मल्टीपल सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी आपको निकालने पड़ेंगे एंड द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी निकालना है और मिनिमम कॉस्ट भी बताना है। अगर ये डीजनरेसी, ये डी डेल्टा आईजे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि एलोकेशंस हमारे यहां पर होंगे, क्योंकि ये डेल्टा आईजे वैल्यू आते हैं अनएलोकेटेड सेल्स के लिए। डेल्टा आईजे वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, ये बात तो आपको पता होगी। तो इसका मतलब ये कि अदर देन सर्कल्ड वैल्यूज आर एलोकेटेड। तो इसका मतलब एलोकेशन कहां कहां पर है? यहां एलोकेशन है, यहां एलोकेशन है, यहां पे ऑलरेडी एलोकेशन दिया हुआ है आपको, और यहां पे भी एलोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहां पे एलोकेशंस करने हैं। अब आप देखना यहां पर कि ये दोनों जगह एलोकेशंस नहीं कर सकते। 300 है तो ऑब्वियसली यहां पे आपका 300 का एलोकेशन होगा, और ये हो जाएगा 0, बचेगा यहां पे 200। और 300 अगर यहां पे है तो इसका मतलब 100 बचा होगा, और 100 ही एलोकेशन किया जा सकता है, बचा 100। एंड
यहाँ पे आपका 200, तो इसका मतलब 100 ही बचा हुआ है और वो 100 यहाँ पे एलोकेशन होगा, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो ये आपके एलोकेशंस हैं, ये आपके एलोकेशंस हैं जो आपको करने हैं। और जाहिर सी बात है, अगर 0 दिया हुआ है डेल्टा आई जे का वैल्यू, एक डेल्टा आई जे वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है। और यहां से आप क्या करोगे, लूप क्रिएट करोगे। लूप कैसे क्रिएट करोगे, लूप आप एलोकेटेड सेल्स पे करोगे। कहां करोगे, एलोकेटेड सेल्स पे करोगे। तो यहां से आप एलोकेशन आपने यहां पे किया हुआ है, एलोकेशन आपका यहां पर है, यहां पर है एलोकेशन, और यहां पर है। ठीक है, this will be positive, this will be negative, this will be positive, this will be negative, right? तो अगर आप देखो तो 200 क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम बोथ एंड, 200 माइनस 200, और यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा 200 200, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसका मिनिमम कॉस्ट निकालोगे। अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, एस अल्टरनेटिव्स एंड मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के। किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो सेक्शन बी के हों या फिर चाहे आपके सेक्शन सी के हों, किसी में भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे, कमेंट में जाकर आप अपने क्वेश्चन नंबर मेंशन करोगे और प्रॉब्लम बताओगे।